डियर स्टूडेंट, टैगोर आई ट्यूटोरियल ऐप पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज से बीएससी पार्ट थर्ड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बीएससी पार्ट थर्ड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट यूनिट जो है अपनी उसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब अपन बीएससी पार्ट सेकंड में थे तो बीएससी पार्ट सेकंड की फर्स्ट यूनिट का नाम जो था वो स्पेक्ट्रोस्कोपी था। उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को आगे बढ़ाते हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस साल की जो फर्स्ट यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट का नाम है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। उस फर्स्ट यूनिट का नाम है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हिंदी में बोलते हैं बेटा नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंग्लिश में नाम है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज से अपन को इसको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपन बीएससी पार्ट सेकंड का लेते हैं थोड़ा सा लेक्चर, और उसके बाद फिर अपन इसको थर्ड ईयर से कंटिन्यू करते हैं। जो वर्ड है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो वर्ड है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहली बात तो स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है, रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की अंतरक्रिया विद्युत चुंबकीय विकिरणों के साथ कराई जाती है। इस विद्युत चुंबकीय विकिरणों की अंतरक्रिया के फलस्वरूप एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिस स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करके यौगिक की संरचना का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा ही स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which electromagnetic radiation will be interact with matter and then a spectrum will be observed, and by the analysis of this spectrum we can elucidate the structure of matter. That branch of chemistry will be known as the name of spectroscopy. clear है? सबसे बड़ी बात जो अपन को ध्यान रखनी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक एडवांस ब्रांच है, एक बर्निंग टॉपिक है जिसमें आज सबसे ज्यादा काम हो रहा है। और इसके द्वारा हमें पदार्थों की संरचना कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। वही केमिस्ट्री की ब्रांच क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। एग्जैक्टली देखा जाए तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो वर्ड है, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्ड है वो दो वर्डों से मिलकर बना है। एक तो कौन सा आपका स्पेक्ट्रो, और दूसरा वर्ड क्या है आपका स्कोपी। स्पेक्ट्रो वर्ड का या स्पेक्ट्रो शब्द का मतलब होता है आपका स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रम। और स्कोपी का मतलब होता है देखना, टू सी। इसका मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अपन किसकी स्टडी करते हैं? स्पेक्ट्रम की, या स्पेक्ट्रो को अपन देखते हैं। अपन ने सबसे पहली बार जो स्पेक्ट्रम वर्ड था वो क्लास 9th में पढ़ा था। और क्लास 9th में अपन ने क्या पढ़ा था कि जब एक लाइट की रेडिएशन, जब एक प्रकाश किरण निकोल प्रिज्म पर आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, तो उस इंसिडेंट होने के बाद, आपतित होने के बाद वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, जिसको आपने कहा था विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, विबग्योर। और इसी को आपने क्या नाम दिया था? स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसकी स्टडी की जाती है? स्पेक्ट्रम की जाती है। और अपन स्पेक्ट्रम को देखते हैं। ये स्पेक्ट्रम बिल्कुल इस तरीके से आते हैं जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जब अपन ईसीजी कराने जाते हैं, हार्ट की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करवाने जाते हैं, तो इस तरीके की लाइन आती है। ये बिल्कुल इसी लाइनों की तरह हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, और इन स्पेक्ट्रम की अपन क्या कर लेते हैं? स्टडी कर लेते हैं। ये सब बातें अपन कहां पर करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। अब देखो सुनो, स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला वर्ड है वो वर्ड कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में एनर्जी का जो सबसे बड़ा सोर्स है, ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो सूरज है, वो सन है। और सूरज से आने वाली रेडिएशन को क्या कहते हैं अपन?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ध्यान रखेंगे क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? दोज रेडिएशन इन विच both electric field and magnetic field are present and both are perpendicular of each other will be known as a name of electromagnetic radiation। ऐसी विकिरणें जिनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उपस्थित होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरणें कहलाती हैं। देखो समझ रहा किस तरीके से 3D में विजन करते हैं। माना ये तरंग संचरण की दिशा है, ठीक है, वेव प्रोपगेशन की। क्लियर है यहाँ तक? इधर से लेकर इधर तक वेव चल रही है, तो आपको पता है तरंग इस तरीके से चलती है, वेव ऊपर की तरफ उठती है, नीचे जाती है। ऊपर को बोलते हैं श्रृंग और नीचे को बोलते हैं गर्त, क्रीस्ट एंड ट्रफ्स। तो अगर मैं कहता हूं ये विद्युत क्षेत्र है, तो इस तरीके से कौन सा क्षेत्र चलेगा? चुंबकीय क्षेत्र। दोनों क्षेत्र एक दूसरे क्या हो गए? लंबवत हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अंदर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उपस्थित होते हैं और दोनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई? देखो एक वेव किस तरीके से चलती है, जैसे ये तरंग संचरण की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। इसमें जो वेव चलेगी बेटा, वो वेव कुछ इस तरीके से चलती है, आप सबको पता है इसी तरीके से। ऊपर वालों को बोलते हैं क्रीस्ट श्रृंग और नीचे वालों को बोलते हैं ट्रफ, गर्त। ये हो गया आपका श्रृंग। दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी या दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो हटाओ एक बार इसको और अपन आगे बात करते हैं। मैं कह रहा था कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है वो कौन सी रेडिएशन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इनका जो सोर्स है वो कौन है? सन है। सन से आने वाली रेडिएशन को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, देखना आप सभी। सन से जो सबसे पहली रेडिएशन आती है, सबसे पहली जो विकिरणें आती हैं, उनको बोलते हैं अंतरिक्ष विकिरणें। अंतरिक्ष विकिरणें इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्मिक रेडिएशन। अंतरिक्ष विकिरणों के बाद, कॉस्मिक रेडिएशन के बाद जो विकिरण आती हैं उनको बोलते हैं गामा विकिरणें। गामा के बाद जो आती हैं उनको बोलते हैं एक्स विकिरणें। एक्स के बाद जो आती हैं उनको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी। अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी। यूवी के बाद जो आती हैं उनको बोलते हैं विजिबल, दृश्य विकिरणें। क्लियर है यहां तक? विजिबल के बाद जो आती हैं उनको बोलते हैं इंफ्रारेड, IR। इंफ्रारेड के बाद जो आती हैं उनको बोलते हैं माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंगें। सूक्ष्म तरंगों के बाद जो आती है उनको बोलते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स के बाद जो लास्ट में आती है उनको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। अब देखो सुनो, ये सभी की सभी जो टाइप लिखी है मैंने आपके आगे, दीज आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये सभी की सभी विकिरणें, विद्युत चुंबकीय विकिरणें, अंतरिक्ष किरणें, कॉस्मिक रेडिएशन, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, IR, माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगें, रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगें और AC, अल्टरनेट करंट। अब जब आप BSc पार्ट सेकंड में थे और आप सब पढ़कर आए हो इस चीज को कि ये वाला जो पार्ट था आपका पूरा का पूरा, ये पूरा पार्ट, ये वाला जो पार्ट था आपका, ये पूरा का पूरा पार्ट BSc पार्ट सेकंड की फर्स्ट यूनिट थी। इसका फर्स्ट चैप्टर तो ये वाला था और ये वाला कौन सा चैप्टर था? सेकंड चैप्टर था। अब आपको याद रखना है बेटा कि यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, परावैंगनी और दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके बारे में बताते हैं? संयुग्मन के बारे में बताते हैं। कौन, चलो इसको और एक बार रोकते हैं और थोड़ा सा क्लियरिटी से देखते हैं। एक बार इस तरीके से लेते हैं, क्लियर है यहां तक? अब सुनो, ये सारी रेडिएशन हो गई। दृश्य का, विजिबल का मतलब क्या होता है? आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं, ये पूरी प्रकृति, ये पूरी सृष्टि, हम सभी एक दूसरे को देख पा रहे हैं। तो हमारे देखने के लिए जो रेस्पॉन्स है वाले रेडिएशन, उसका नाम क्या है? विजिबल रेडिएशन, दृश्य प्रकाश। क्लियर है? और दृश्य प्रकाश में को हम इस तरीके से समझो कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, सबको पता है। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। क्लियर है यहां तक? अब आ जाओ,
कॉस्मिक रेज अंतरिक्ष किरणें, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। अंतरिक्ष में जो किरणें सबसे पहले आती हैं, सूरज से जो किरणें सबसे पहले निकलती हैं, उनको अंतरिक्ष किरणें या कॉस्मिक रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। इन अंतरिक्ष किरणों की ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है, एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि जब ये हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में आती हैं, ऊपर जो लेयर है वहां पर आती हैं, तो वहां से टकराकर वापस से अंतरिक्ष में चली जाती हैं। अगर ये पृथ्वी पर आ जाए, अर्थ पर आ जाए, तो पूरे अर्थ पर आग लगने की संभावना रहती है, इसीलिए इन रेडिएशन का कोई भी यूज नहीं किया जाता। फिर है नेक्स्ट गामा रेडिएशन, गामा विकिरणें। अगर आप केमिस्ट्री के साथ आगे बढ़ते हो, मास्टर्स करते हो, एमएससी करते हो, तो वहां पर आपको गामा विकिरणें पढ़ने को मिलेंगी। वहां पर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा उसका नाम होगा गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी, और गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो दूसरा नाम है वो नाम है मॉसबेयर। समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो टेंशन नहीं लेना, आगे हायर क्लासेस की बात है, इस साल की नहीं है, केवल मैं आपको थोड़ा सा लिंकअप कर रहा हूँ। गामा विकिरणों के कारण बनने वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या कहते हैं? मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा अणु भार के बारे में पता चलता है, मॉलिक्यूलर वेट के बारे में पता चलता है। उसके बाद है एक्स किरणें, एक्स रेडिएशन। एक्स किरणों के बारे में तो आप सभी जानते हो, हड्डियों की टूट फूट की जांच करने के लिए एक्सरे का उपयोग किया जाता है, ये वही एक्सरे, ठीक है साहब। एक्सरे की खोज किसने करी थी? रोंजन नामक वैज्ञानिक ने करी थी। छोड़ दो, आप पढ़कर आए हो ब्रैग समीकरण। ब्रैग समीकरण क्या था बेटा? ब्रैग समीकरण क्या था? n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, ये वाला। x के बाद uv और विजिबल, परावैंगनी और दृश्य लास्ट ईयर आपने पढ़ी है, सेकंड ईयर में पढ़ाई है मैंने आपको। सेकंड ईयर में आपने पढ़ी है ये वाली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। किसके बारे में बताती है ये दोनों? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा कॉन्जुगेशन के बारे में, याद करो, संयुग्मन के बारे में पता चलता है, संयुग्मन के बारे में, कॉन्जुगेशन के बारे में, पाई बॉन्ड के बारे में, किसी कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने पाई बॉन्ड उपस्थित है, इसका पता लगाना है तो हमें कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लेना पड़ेगा? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लेना पड़ेगा, परावैंगनी और दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लेना पड़ेगा। याद करो, आपने न्यूमेरिकल किए होंगे वुडवर्ड और फिजर के रूल के, ठीक है। उसके बाद आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट का सेकंड चैप्टर था। और ऑर्गेनिक के अंदर हमें किसकी पता चलती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा? फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। अगर हमें किसी कंपाउंड में कोई यौगिक दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए बताओ इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है, तो आप किसके पास जाओगे? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के पास। ऐसे ही आगे कौन सी है? माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगें। माइक्रोवेव आप अच्छी तरह जानते हो, जो माइक्रोवेव ओवन आता है वहां पर ये यूज होती है। इस साल आपके सिलेबस में, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात को, इस साल आपके सिलेबस में आपको पढ़नी है रेडियो वेव्स। और रेडियो वेव से, रेडियो तरंगों से बनने वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही हम किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर है यहाँ तक की बात? रेडियो वेव से, रेडियो तरंगों से बनने वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही अपन क्या कहते हैं? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस साल आपके सिलेबस में ये, इस साल आपको ये पढ़नी है पूरी की पूरी। अब अपन थोड़ा सा इसको पढ़ा दिया था वैसे मैंने आप सभी को, और फिर भी चलो आप सब जानते भी हो, मैं आपको बता देता हूँ। आप सबको पता है रेड कलर, जो लाल रंग होता है, खतरे के सिग्नल होते हैं। जितने भी बेटा चौराहों पर लाइट लगी रहती है वो किस कलर की होती है? रेड कलर की। बाइक की या गाड़ियों की जो पीछे वाली लाइट होती है वो किस कलर की होती है? रेड कलर की होती है। क्यों होती है रेड कलर की बेटा? क्योंकि रेड कलर की लैम्डा का मान सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब इधर से इधर जाने पर लैम्डा का मान बढ़ रहा है। और आप सभी जानते हैं E बराबर क्या होता है? एच न्यू। E बराबर क्या होता है? एच न्यू। और न्यू बराबर क्या होता है? C अपॉन में लैम्डा। E क्या है? एनर्जी। H क्या है? प्लांक स्थिरांक। न्यू क्या है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। C क्या है? प्रकाश का वेग। और लैम्डा वेवलेंथ। इसका मतलब बेटा रिलेशनशिप क्या निकल कर आया है? E बराबर hc अपॉन में लैम्डा। इधर से इधर जाने पर लैम्डा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऊर्जा और लैम्डा में, तरंग दैर्घ्य में, वेवलेंथ में व्यतिक्रमानुपाती, बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? घटेगा। इसका मतलब इधर से इधर जाने पर अगर लैम्डा का मान बढ़ रहा है तो एनर्जी का मान क्या होगा? कम होगा। और अभी मैंने यही तो कहा था कि जो अंतरिक्ष किरणें हैं, कॉस्मिक रेडिएशन है, अंतरिक्ष किरणों के लिए या कॉस्मिक रेडिएशन के लिए एनर्जी का मान, ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा होता है। अगर ये अर्थ पर आ जाए तो पूरे अर्थ पर आग लगने की संभावना होती है, इसीलिए हमारी आउटर सरफेस से टकराकर वापस से चले जाते हैं। देखो इधर से इधर जाने पर एनर्जी क्या होती जा रही है? कम। इसका मतलब सबसे कम एनर्जी, एक बार अल्टरनेटिव करंट को छोड़ दो, रेडियो वेव्स की एनर्जी क्या है? सबसे कम। और लैम्डा क्या है? सबसे ज्यादा। अब देखो
E बराबर क्या है h न्यू। इधर से इधर जाने पर आपको पता चला एनर्जी कम हो रही है, ये देखो एनर्जी कम हो रही है। जब एनर्जी कम हो रही है तो इधर से इधर जाने पर फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का मान भी क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो ये है स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक। फिर एक बात लास्ट में, पदार्थ की अंतरक्रिया, कंपाउंड का इंटरेक्शन। जैसे मैंने ये कोई पर्सनली ले ली, टेस्ट ट्यूब ले ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने कोई पदार्थ भर दिया और इस पदार्थ की मुझे संरचना के बारे में पता करना है, स्ट्रक्चर के बारे में पता करना है, तो मैं किसका सहारा लूंगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी का। कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी अपने आप में पूरी नहीं होती। जैसे कोई भी किसी भी अगर बीमारी का, डिजीज का जब हम टेस्ट कराने जाते हैं तो एक टेस्ट एक ही रिजल्ट देता है। टाइफाइड का टेस्ट कराऊंगा मैं तो मुझे जो डिजीज पता चलेगी वो कौन सी पता चलेगी, टाइफाइड ही लगेगी, पीलिया या जॉन्डिस के बारे में पता नहीं चल सकता। सेम उसी प्रकार इन स्पेक्ट्रोस्कोपियों के द्वारा पदार्थ की किसी एक संरचना या एक गुण की व्याख्या की जा सकती है। लास्ट ईयर आप पढ़कर आए हो, पराबैंगनी और दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके बारे में बताएगी, कॉन्जुगेट रिलेशन के बारे में, पाई बॉन्ड के बारे में। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके बारे में बताएगी, क्रियात्मक समूह के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। इस साल आपको कौन सी पढ़नी है, रेडियो वेव्स। अब एक बात, पदार्थ की अंतरक्रिया, कंपाउंड का इंटरेक्शन जिस रेडिएशन से कराया जाता है, जिस विकिरण से कराया जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम भी लगभग वही होता है। जैसे अपन सेकंड ईयर में पराबैंगनी और दृश्य क्रिया करा रहे थे तो क्या बना था, पराबैंगनी और दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर से कराई तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इस बार किससे कराने वाले हैं अपन, रेडियो वेव से। तो आ जाओ, अब आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि बीएससी पार्ट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम मैंने आपको अभी बताया है, क्या है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जिन वेव्स का मैं उपयोग करूंगा वो वेव्स कौन सी होंगी, रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगों का यूज करेंगे अपन। इसके अलावा किसी भी रेडिएशन का, किसी भी तरंगों का यूज नहीं करेंगे। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि रेडियो तरंगें कैसी होती हैं। इनके लिए एनर्जी का मान, ऊर्जा का मान क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, और लैम्डा की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अब आ जाओ, अब अपन क्लियर करते हैं। एनएमआर की फुल फॉर्म जो है वो है न्यूक्लियर, हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय। न्यूक्लियर, एन का मतलब है मैग्नेटिक, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलो चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपन वर्ड क्लियर करते हैं, एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझेंगे कि हर वर्ड का मतलब क्या है। वर्ड का मतलब, जैसे कि यहाँ पर न्यूक्लियर वर्ड का मतलब क्या है, मैग्नेटिक वर्ड का मतलब क्या है, रेजोनेंस का क्या है। अगर आप इन तीनों वर्डों को समझते हो तो आपको लगभग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझ में आ जाएगा, और फिर अपन को आगे इसके साथ बढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज और स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसका यूज करते हैं अपन, रेडियो वेव्स का। और आपके सिलेबस में जो है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, पूरी तो नहीं बता रहा क्योंकि फिर वो हायर क्लासेस की बात हो जाती है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडियो वेव्स का यूज होता है। इसके अलावा यहाँ पर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन के बारे में बताती है। जैसे H2O में क्या प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन है। अगर मुझे इन 2 हाइड्रोजनों के बारे में पता करना है तो किसका यूज करते हैं अपन, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा क्यों रहा हूं मैं तुम्हें, क्योंकि ये जो है वो मेडिकल साइंस का टॉपिक है। आप सबने एक नाम सुना होगा और वो नाम है, बहुत फेमस नाम है, एक नॉर्मल पर्सन भी उसके बारे में जानता है, जिसका नाम है एमआरआई। जब भी शरीर में कोई समस्या होती है हमें तो अपन उसकी क्या कराने जाते हैं, एमआरआई कराने जाते हैं। एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एक्चुअली में मैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ा रहा, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ एमआरआई। एमआरआई वर्क कैसे करती है, एमआरआई का वर्क करना अपन सीख गए तो अपन को कौन समझ में आ जाएगी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। अब देखो सुनो, इतना याद रखना, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो मानव का शरीर है, वैसे देखा जाए तो इस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो खोज की थी वो लगभग 1954 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने करी थी, और उस अमेरिकन साइंटिस्ट का नाम था एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक को इस खोज के लिए फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया एमआरआई के लिए। हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा, लगभग मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 65% वाटर प्रेजेंट है।
जल उपस्थित है। इसका मतलब शरीर की प्रत्येक कोशिका के अंदर, शरीर में ऐसी कोई भी कोशिका नहीं है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं हो, जल प्रेजेंट नहीं हो। और जल है तो वाटर है, तो वाटर में क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन। इन हाइड्रोजनों के बारे में कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी बताती है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और एनएमआर का यूज करके अपन ने किसको बना लिया, एमआरआई को। तो अब आ जाओ, एनएमआर में पढ़कर अपन क्या पढ़ रहे हैं एक तरीके से, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एनएमआर में 3 वर्ड है, तीनों वर्डों को अपन क्लियर करते हैं। पहली बात तो पहला वर्ड है न्यूक्लियर, फिर है मैग्नेटिक और एक है रेजोनेंस। तो मैं उल्टा स्टार्ट करता हूँ इसको। सबसे पहले मैं आपको रेजोनेंस के बारे में बताता हूँ। पहली बात तो ये रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला रेजोनेंस नहीं है। आप कहो कि ये वाला रेजोनेंस है डबल, सिंगल, पॉजिटिव, जहां जहां संयुग्मन वहां वहां अनुनाद, ये वो अनुनाद नहीं है। ये रेजोनेंस फिजिक्स का, ये रेजोनेंस बाकायदा केमिस्ट्री का अनुनाद ना होकर फिजिक्स का अनुनाद है। शब्द एक ही है लेकिन इन दोनों शब्दों के मतलब अलग अलग है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अनुनाद का मतलब होता है डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल मुक्त मूलक फ्री रेडिकल, डबल सिंगल डबल, ये सब कॉन्जुगेशन है, ये सब संयुग्मन है। और जहां जहां संयुग्मन होता था वहां वहां अनुनाद होता था, रेजोनेंस होता था। लेकिन ये जो अनुनाद है